नमस्कार, मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता बायोलॉजी, SBM इंटर कॉलेज टीआर गोंडा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को मुझे समझना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आनुवांशिकी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे समझें। आप लोग देखे होंगे कि आम के पेड़ से आम का फल ही मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आम की एक गुठली को कैसे पता होता है कि मुझे बड़ा बन करके एक आम को तैयार करना है। नीम के वृक्ष से नीम का फल मिलता है, आम पर नीम का फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लांट है, उसकी जो सीड है, उसमें उसके कुछ गुण हैं जो हम वेरिएशन कहते हैं, वो विरासत में मिलती है। यानी कि पैतृक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। और जो पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और वो हमें दूसरी पीढ़ी में उसके लक्षण दिखाई देते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। और दोनों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है, दैट मीन जेनेटिक्स। अब हम आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिकी के बारे में समझेंगे। आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। इन्होंने 7 वर्षों, NCERT में 7 वर्ष है और बीरवाला में 8 वर्ष दिया हुआ है। अलग अलग राइटर में अलग अलग है, लेकिन 7 से 8 वर्ष लगे हैं इसमें। 8 वर्षों के अथक प्रयास से इस पर इन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट करके और ये निष्कर्ष निकाला कि पैतृक लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन पैतृक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दोनों के लक्षण तो जाते हैं, लेकिन पैतृक से ऑफ स्प्रिंग में कुछ चेंज होते हैं। संपूर्ण लक्षण तो उसमें जाते हैं, लेकिन जो डॉटर्स होता है उसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं पेरेंट्स से। तो ये कुछ भिन्नताएं जो होती हैं, इनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये भिन्नताएं कैसे हो जाती हैं? जब हम मियोसिस पढ़े थे 11th में, तो पैकेटिन स्टेज में जो केजमा बना था, क्रॉस हुआ था क्रोमोसोम्स का, हैप्लॉइड का डिप्लॉइड बना था, तो उस समय ये चेंज हो जाता है, जो मुख्य कारण बनता है न्यू स्पीसीज जनरेशंस का या म्यूटेशंस का, अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग ओवर। डू यू नॉट डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक? जैसे अब वेरिएशंस में प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर भिन्नताएं, कोशिकाओं में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा जिसमें उससे भिन्नताएं आ गई, उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर किस प्रकार
उसमें विषमता आई इसके आधार पर। उसके बाद दैहिक भिन्नताएं, जननिक भिन्नताएं। दैहिक भिन्नताएं जो होती वातावरण, जैसे दो, अब इसमें आप लोगों को अपने जैसे समझना है कि अगर दो भाई हैं और दोनों का वातावरण अलग अलग क्षेत्र में है तो उसमें दैनिक भिन्नताएं आ जाएंगी। किसी को जॉब मिल गया, प्रोफेशनल उसमें हो गया तो उसकी, और कोई मजदूर बन गया तो उसकी, दोनों की भिन्नताएं उसमें देखने को आपको मिलेंगी। और जिसके जो सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, परिवर्तन चेंज होगा। अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर, अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर भी परिवर्तन होते हैं। अभी के प्रयास में, जैसे अभी प्रयास में इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा इसमें नहीं देख, जैसे इसमें कान का, नाक का, ये सब जो है, ये भारतीय संस्कृति महिलाओं में नाक और कान का जो है छेदना, ये अब इसमें क्या है कि आने वाली पीढ़ी में ये परिवर्तन नहीं आएगा कि नाक छेदा हुआ है तो उनके होने वाली जो डॉटर होगी उसकी नाक छेदे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद में फिर उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर इस सतत भिन्नताएं, सतत भिन्नताएं जो होती हैं, इस पर डार्विन ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया है। डार्विन की फिंचेज, उन्होंने जो चिड़िया थी वो एक ग्रुप की, वो अलग अलग देखे कि वो अपनी स्थिति के आधार पर, ये आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसके आधार पर ये जो चिड़िया थी, जैसे जैसे मान लीजिए कि मुर्गी है तो उसके चोंच छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, लेकिन लकड़ी काटने वाले जो कठफोड़वा होते हैं उनके चोंच बड़े होते हैं। बतख है, उनके चोंच चपटे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको मछली पकड़ना है। मुर्गी क्या है, उसको जो है मिट्टी खोद करके और उसके बाद में, तो ये इनकी स्थिति के आधार पर इनमें परिवर्तन हो गया। मतलब ये जिस वातावरण में रहे उनमें ये अपने भोजन के अनुकूली विकिरण, पॉइंट टू बी नोटेड, अनुकूली विकिरण आपको पढ़ा, उसके आधार पर ये जो है ये सतत, ये मतलब ये परिवर्तन चलता रहता है। ये जो प्रकृति है इसके अनुसार जो ढला वही है, और जो नहीं ढला वो आज नहीं है। दूसरा है असतत, ये ह्यूगो डिग्रीज का, ह्यूगो डिग्रीज के एक्सपेरिमेंट के में हम इसको समझें। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल की। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अब स्टार्ट करना है मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ग्रेगर जॉन मेंडल बचपन में ये बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता सब्जी की खेती किया करते थे और उन्हीं में ये जो मटर होता है, इसके डिफरेंट टाइप के पुष्प, इनकी फली, इनकी स्थिति को उन्होंने देखा। तो ये जब बड़े हुए तो ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी के पद पर कार्य करने लगे। वहीं पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अभी आप लोग को हमने बताया ही है, इस 7 से 8 वर्षों के प्रयास में इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जो पैतृक के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन अगर दोनों का जनरेशन मतलब चेंज है, दोनों की स्पीसीज चेंज है, अगर उनमें क्रॉस करा दिया जाए तो ये एक न्यू जनरेशन बन जाएगा। इस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुद्ध लंबे पौधे लिए,
और शुद्ध बौने पौधे। यहां ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, ऐसा शुद्ध लंबे पौधे उन्होंने देखे और शुद्ध बौने पौधे उन्होंने देखे। दैट मीन्स दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप इंडिकेट बाय टी। अब इनके जेनेटिक कोड, शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी और कैपिटल टी से इंडिकेट किया, शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी और स्मॉल टी से इंडिकेट किया। दैट मीन्स जीन present in diploid conditions to indicate by G1, P1 और G1। P1 that means phenotype और G1 that means genotype। फिनोटाइप जीनोटाइप। अब इनके हैप्लॉइड कंडीशंस बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनमें उन्होंने क्रॉस कराया, तो जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस टाइप ऑफ जीन इज आल्सो नोन एज हेटेरोजाइगस बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन दिस कंडीशंस। दोनों विषम प्रकार के, कैपिटल है कि स्मॉल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन दिस जनरेशन इज आल्सो नोन एज F1 जनरेशन। इस प्रकार के जनरेशन के पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। लेकिन ये पौधे उनकी आंखों से कैसे दिखे, ये लंबे पौधे दिखे। कैसे दिखे? लंबे। लेकिन जीन हेटेरोजाइगस है। हेटेरो मतलब डिफरेंस, दो प्रकार के जीन्स हैं, इसलिए इसे हम संकर कहते हैं। संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे के हेटेरोजाइगस जीन्स होते हैं। अब यहां फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, प्रभाविता का नियम आप लोगों ने सुना। प्रभाविता का नियम अपने जीवन से आप समझ लीजिए, जिस पर जिसका प्रभाव दिखे तो वो प्रभावी, और जो अपन प्रभाव ना दिखा पावे वो अप्रभावी। तो जब लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों के जीन आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो पौधा लंबा आया। दैट मीन्स F1 पीढ़ी में पौधा लंबा आया तो शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी लक्षण प्रस्तुत किए और शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी लक्षण प्रस्तुत किए। फॉर एग्जाम्पल F1 पीढ़ी, यानी प्रभाविता का नियम का डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे दोनों का निषेचन कराया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो लंबे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो लंबे पौधे का प्रभावी लक्षण आया और बौने पौधे का अप्रभावी लक्षण आया। तो मेंडल का F1 पीढ़ी प्रभाविता के नियम को प्रस्तुत करता है। एक नियम आपको पता हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। अब मेंडल ने यहीं पर सोचा
कि अगर ये नेक्स्ट इसके बाद F2 जनरेशन की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया कि ये जीन और ये जीन दोनों को ला करके और यहाँ निषेचन करा दिया। अब जब यहाँ निषेचन हुआ तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी ये पौधे कैसे होंगे? शुद्ध लंबे पौधे होंगे क्योंकि इसके जीन यही हैं, तो लिख देंगे शुद्ध लंबे पौधे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से कोई बताएगा? एक बार विचार कीजिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी जिसके जीन हो पौधा कैसा होगा? इसी में है कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। अब स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी संकर लंबे पौधे होंगे। ये दोनों स्मॉल टी है, दैट मीन स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे। दैट मीन्स ये पौधे आंखों से दिखे, तो इसीलिए इसको उन्होंने लिखा। तो ये जो हो जाएगा ये फिनोटाइप हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये जीनोटाइप हो जाएगा। दैट मीन्स जीन प्रारूप और फिनोटाइप दृश्य प्रारूप। अब कितने लंबे पौधे दिखे? तो एक लंबा पौधा, दो लंबा पौधा और तीन लंबा पौधा, तो तीन लंबे पौधे दिखेंगे और एक बौना पौधा, तो 3:1 क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ फिनोटाइप। अब उसके बाद में जीनोटाइप में एक शुद्ध, तो ये शुद्ध, दो संकर, तो दो संकर, और एक बौना, तो ये 1:2:1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? जीन प्रारूप है, तो जीनोटाइप। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जीनोटाइप, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आता भी है। अब यहाँ पर एक दूसरा नियम उन्होंने अलग अलग लिए थे। अब ये जो F2 पीढ़ी है, हाँ ये पीढ़ी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अच्छा, इसमें आपको देखिए अलग अलग टाइप, शुद्ध लंबे पौधे भी मिल गए, संकर भी मिल गए और बौने मिल गए, यानी सब पृथक पृथक मिल गए, अलग अलग मिल गए। तो पृथक पृथक मिले, इसलिए इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल का दूसरा नियम भी आपको ही चल गया। अब आपको डेफिनेशन बनाना है, रटना नहीं है। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया तो जो F2 पीढ़ी तैयार हुई, तो उसमें शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे पौधे और बौने पौधे अलग अलग प्राप्त हुए। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं।
इसका अनुपात जीनोटाइप 1:2:1 होता है और फिनोटाइप 3:1 होता है। जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात अगर आपसे कोई पूछता है तो इस चीज को हम आप लोगों को बता देंगे। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिहन कहना, तो उसको आपको दूसरे टॉपिक में बताना।